ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल निफ्टी के एक्सपायरी का पूरा ट्रेड सेटअप इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी। ऑफ कोर्स कल का जो एक्सपायरी सेशन होने वाला है ना, वो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। तो आपको पता होनी चाहिए ये खबर क्या है, उसको ट्रैक करना है ट्रेड करने से पहले। इस पे जाने से पहले, पूरा सेटअप एक्सप्लेन करने से पहले, कल के सेटअप में क्या बोला था एक बार उसको सुनते हैं और बाजार कैसा प्ले आउट हुआ तो आप समझ ही सकते हो। कल मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट सेशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई बड़े मूव आए, या थोड़े सबड्यूड भी रह सकता है बाजार। तो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट एड हुआ है 19450 पे, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है 500 पे, और यहां पे आपकी मूविंग एवरेजेस की रेजिस्टेंस है, चैनल की रेजिस्टेंस है। इतने रीजन दे दिए तो अब कोई रीजन ऐसा बचता नहीं है जो कहे कि तुम यहीं पे खतरों के खिलाड़ी बनो। अगर कल गैप अप होती है तो बिल्कुल यहीं पे 19450 पे ही कॉल ऑप्शन खरीद लो। ऐसा कोई, मुझे पर्सनली अगर मैं हूं तो मैं नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है यार, तुम बढ़ भी जाओ 50 पॉइंट जाओ, मैं नहीं कमाता यार। कोई कसम तो खाई नहीं कि हर एक पॉइंट पे मैं ही पैसा बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। जब मुझे प्रॉपर दिख रहा है 19300 पे सपोर्ट है तो वहां से कमाऊंगा। ऊपर गैप अप खुलने के बाद चेस करने के पक्ष में मैं पर्सनली नहीं हूं, और ये मेरे लॉजिक है। बाकी तो आपका पैसा है, अगर आप करना ही चाहोगे तो आप करोगे ही, बट मैं पर्सनली ना करता, और उसके लॉजिक है। विद दैट बीइंग सेड, कल खबर क्या है कि जो यूएस की सेंट्रल बैंक है ना, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उनके यहाँ कौन है? फेड है, यूएस फेड। उसके चेयरमैन कौन है? जेरोमी पॉल साहब, जिनका खूबसूरत सा चेहरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनकी कल एक स्पीच है। किस चीज के स्पीच है? ऐसे नॉर्मल स्पीच देंगे, लेकिन बाजार उसमें खोजने का प्रयास करेगा कि क्या ये अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में कुछ ऐसा बात करते हैं जिससे हमें हिंट मिल जाए कि क्या इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ सकता है कि नहीं। देखो, अगर आप ट्रेडर हो या बाजार के कोई भी पार्टिसिपेंट हो, बाजार को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, पैसा। और पैसा किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट पे, है ना। इंटरेस्ट रेट क्या होती है? कितना आपको उधार चुकाना पड़ता है। जैसे अगर आप 100 रुपए लेते हो, मान लो 4% की इंटरेस्ट रेट है, तो 4 रुपए आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन यही इंटरेस्ट रेट अगर 7% बढ़ जाती है तो 100 रुपए के उधार पे आपको 7 रुपए वापस देना पड़ेगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को या किसी भी स्टॉक मार्केट को डेफिनेटली हाई इंटरेस्ट रेट पसंद नहीं है। अगर आप पिछले वायरस के बाद से, वायरस का नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि नीचे से गूगल वहां पे अपना लोगो चिपका देता है, लगता है कि मैं ही डॉक्टर बनने जा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, यूट्यूब शांत रहो, इसीलिए नाम ही नहीं लेता मैं वायरस का। ये सब परेशान हो जाता है। विद दैट बीइंग सेड, व्हाट आई मीन टू से कि यार वायरस के बाद से उस समय इंटरेस्ट रेट 0 पे थे यूएस के। आज ये कूद के 5 के ऊपर जा चुके हैं। इतिहास में कभी नहीं देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट में इस टाइप की बढ़ोतरी हुई है, कभी नहीं देखा गया है। ये इतिहास में वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज है, जो कि बाजार को पसंद नहीं आता है। बाजार चाहता है कि इंटरेस्ट रेट पे गिरावट हो। अगर आप देखोगे, फिलहाल यूएस का इंटरेस्ट रेट 4.5 पे था, अभी एक हफ्ते पहले ये 5 के आसपास था, जो कि पिछले 16-17 सालों का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। तो बाजार खुश होता है जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिरता है। आप देखोगे जैसे इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, बाजार 18,800 से जंप करके सीधे आज आपको 19,450 पे देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट का गिरना बाजार के लिए अच्छा है। अब पावल साहब की स्पीच पे बाजार देखने की कोशिश करेगा क्या इंटरेस्ट रेट इस पे किस टाइप का प्रभाव आता है। क्या वो बोलते हैं कि नहीं, हमको लगता है अर्थव्यवस्था अब सॉफ्टन हो रही है, मतलब रिलैक्स हो रही है, और हम महंगाई पे काबू पा लेंगे, इसीलिए हमें नहीं लगता ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नरेटिव बन के आता है तो स्टॉक मार्केट भाग जाएगा। अगर इसका विपरीत होता है, उनकी स्पीच में कुछ ऐसा निकल के आता है कि वो कहते हैं कि नहीं बॉस, अभी तो बड़ी लंबी रास्ता है, अभी इन्फ्लेशन काबू में नहीं है, यानी महंगाई काबू में नहीं है, और हो सकता है आगे इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो आपको स्टॉक मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिरेगा और हम भी उसके साथ थोड़ा बहुत गिरेंगे। जितना वो गिरेंगे उससे थोड़ा कम गिरने चाहिए वैसे हम लोग। तो ये आपको ट्रैक करना है। तो बेसिकली आप समझ गए हो कि कल का ट्रेडिंग सेशन पूरा न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। तो आपको भाई न्यूज तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ यूट्यूबर और एज अ रिटेल ट्रेडर मेरा कोई भी, मुझे नहीं पता वो क्या कहने वाले हैं, उनका क्या बयान आने वाला है, हमें आपको नहीं पता होता। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को पता होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे अपनी स्ट्रेटेजी पहले से बना के चलेंगे कि हम क्या करेंगे। और हम क्या करेंगे, ऊपर के लेवल पे सावधान रहेंगे, लेकिन नीचे के लेवल पे अगर खराब स्पीच आती है तो नीचे के लेवल पे हम छोड़ेंगे भी नहीं। इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज आप अभी से समझ लो। समझ गए? अच्छा, 3 इंडाइसेस की जिसकी हमेशा चर्चा कर रहता हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि यार ये अगर आप बुलिश साइड पे हो, ये आपके दुश्मन है। कौन से 3 इंडाइसेस है? डॉलर इंडेक्स 105.4 पे है,
ऑलमोस्ट जहां से इसने ब्रेक डाउन दी है उसी लेवल पे वापस आ चुका है। तो कल की स्पीच के बाद ये भी डिसाइड करेगा। अब देख रहे हो ना, सारे ग्लोबल मार्केट ले लो चाहे आप भारतीय स्टॉक मार्केट ले लो, सब कोई इंतजार कर रहा है, देखना चाहता है कि फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन किस टाइप का बयान देता है। तो अगर कोई इस वीडियो से टेक अवे लेना चाहता है, कल न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग सेशन रहने वाला, पहला टेक अवे है। लेकिन क्या इससे आप कुछ एक्शन कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे एक्शन। तो आपको तो स्ट्रेटजी अपनी आज से ही बनानी पड़ेगी ना, कि अगर खराब स्पीच आती है तो मैं क्या करूंगा। उसका आंसर है इस वीडियो में, कि अगर खराब स्पीच आती है तो मैं क्या करूंगा। उसका आंसर आपको हम लास्ट में देंगे और लेवल्स की चर्चा करते टाइम बिल्कुल बता देंगे। वैसे अभी दे देता हूं यार, बाय ऑन डिप्स करेंगे, कौन से लेवल से, लेवल बिल्कुल क्लियर निकल के आता है, उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। डॉलर इंडेक्स एक और रेजिस्टेंस के लेवल पे, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, इस पे आपको फोकस करना है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगभग 4.6 पे है, पिछले हफ्ते 5 के आसपास थी, मैंने बोला था 5 क्रॉस नहीं करेगा, बड़ा मुश्किल है, और वहां से बड़ी गिरावट आई है। अब देखना है, अगर स्पीच के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 4.7 4.8 बढ़ जाती है, तो मुश्किल होगा ऊपर के लेवल पे 500 550 के लेवल पे कोई एंट्री नहीं करनी है, कोई ब्रेकआउट के लिए कूदना नहीं है, नहीं करेंगे ब्रेकआउट, बिल्कुल आराम से रहना, वहां पे नई पोजीशन नहीं बनानी है। तो इस पे आप ध्यान रखोगे, कल स्पीच का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो उनकी स्पीच के बेसिस पे आप कैसे ट्रैक करोगे ना, उसका आंसर दे रहा हूं मैं। और मोर इंपॉर्टेंटली एक बड़ा बदलाव हुआ है, अगर आप क्रूड पे देखोगे, इतनी भारी भरकम गिरावट हुई है भाई साहब, 81 के नीचे आ गया है। और जो इस चैनल को काफी पहले से ट्रैक कर रहे हैं, क्रूड के बारे में हम लोग लगातार कह ही रहे थे, 92 95 इन लेवल को चर्चा कर रहे थे, बट आज 81 के आसपास है। सबसे पहले क्यों गिरावट हुई है? जो विश्व में सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यानी निर्यात करता है क्रूड को, कच्चे तेल को, वो कौन है? वो चाइना है। विश्व की सबसे बड़ी सेकंड अर्थव्यवस्था है यूएस के बाद। वहां का एक्सपोर्ट का डाटा आया है। आप जानते हो कि चाइना एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, यानी अपने सामान को दूसरे कंट्री में भेजता है और उससे पैसा कमाता है। हमारे यहाँ देख ही रहे हो ना, अभी दिवाली आएगी, सारी झालरें देखोगे आधी तो चाइना से आ रही होंगी। तो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, उनकी एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए, डेटा अभी आया है, लगभग 6% की एक्सपोर्ट में गिरावट हुई है। एक ऐसा देश जो कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां की एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट हुई है, और वो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक यानी इंपोर्टर है। तो क्रूड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और क्रूड में आपको भारी गिरावट देखने को मिली है। ये आप देख सकते हो, ये एक सिग्नल है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। ध्यान रखो, पिछले ही हफ्ते, आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, यूएस की जॉब रिपोर्ट आई थी। आपने देखा था कि लगभग 1,80,000 जॉब लगने का अनुमान था, 1,50,000 जॉब लगी थी, पिछले महीने के कंपैरिजन में आधी जॉब लगी थी। अब आप ये देख रहे हो कि चाइना में भी जो एक्सपोर्ट का डेटा है वो कम आ रहा है। इसको अगर आप बड़ी पिक्चर में देखोगे तो ओवरऑल बड़ी पिक्चर कहती है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन का इंपैक्ट है। अगर ग्लोबल अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, स्लो डाउन होगी, लोगों की नौकरियां कम लगेगी, इससे क्या होगा कि खर्च करने की ताकत कम होगी। अगर खर्च करने की ताकत कम होगी तो जो महंगाई दर है ना वो नीचे आएगी। और जो फेडरल चेयर है पॉल साहब, या यूएस की फेड है, या हमारी आरबीआई है, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है ना वो बढ़ाना थोड़ा कम करेंगे, यानी अब नहीं बढ़ाएंगे। हो सकता हो पॉज पे रखे, या बहुत कमजोर हो जाए तो काटने के बारे में सोचे। ये बाजार इसको उल्टे प्रभाव से पॉजिटिव लेता है। ये बड़ी स्पीच मैंने दी है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है कि यार इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या हो रहा है। ज्यादातर एज अ ट्रेडर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बट ये सारी चीजें हमें पता तो होनी ही चाहिए, और इसी के बेसिस पे तो हम गेस करेंगे कि हमें करना क्या है। मान लो कि पॉल साहब कैसे प्रैक्टिकल कैसे यूज होता है इस चीज का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पॉल साहब मान लो कल स्पीच न्यूट्रल सी देते हैं, न्यूट्रल की स्पीच में हेडलाइन छपेगी कि कुछ नहीं बोला, एकदम नॉर्मल था। लेकिन अगर मैं देख लेता हूं कि यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो आज 4.6 पे, कल 4.8 पे आ जाती है, जंप कर जाती है। अगर उनकी न्यूट्रल स्पीच के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट बड़ा कूद के ऊपर चला जाता है, 19,500 550 की तरफ बढ़ जाता है, जबकि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.6 से 4.8 हो जाता है, मैं नहीं खरीदूंगा कॉल ऑप्शन। वहां पे मैं तेजी की कोशिश नहीं करूंगा, ना मैं कसम खाऊंगा कि यहां से ब्रेकआउट होने वाले, वहां पे मैं सावधान हो जाऊंगा। इनफैक्ट हो सकता हूं मैं उल्टा सोचूंगी, क्या यहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है अगर भारतीय स्टॉक मार्केट इरेशनल तेजी दिखा रहा है। एज अ ट्रेडर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा यूजफुल होती है, और पता रहता है तो एडवांटेज में आता है। इसीलिए इस पे थोड़ा लंबा समय ले लिया मैंने आपका, बट उम्मीद करता हूं क्लैरिटी मिली। और यार ये सारी चीजें
पता होनी ही चाहिए एज अ ट्रेडर और स्टॉक मार्केट। हम लोग ज्यादातर कॉल पुट करते रहते हैं, नहीं, ओवरऑल नॉलेज जितनी बढ़ेगी ना उतना आपकी पैसा बढ़ेगा। अगर आपकी नॉलेज बढ़ नहीं रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पैसा बढ़ेगा। दोनों एक साथ चलता है, जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड चलता है वैसे ही नॉलेज और आपकी ट्रेडिंग जितना आप पैसा बना सकते हो वो भी एक साथ चलता है। एनीवेज, ट्रेड टेक अवे में कोई बात नहीं है, वही है, फेड की स्पीच के लिए वेट कर रहे हैं। समरी अभी से बता रहा हूं, टेक्निकल न्यूट्रल है निफ्टी की, ऑप्शन चेन भी न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी की बात करोगे टेक्निकल न्यूट्रल है और ऑप्शन चेन तो एक्सपायरी हो गई है। एफआईआई का डेटा मैं कल आपके लिए अपलोड कर दिया था इंस्टाग्राम पे, आज भी रात में 9 से 10 के बीच में इस टाइप से एफआईआई का डेटा अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज इसको ट्रैक करिएगा जरूर। विद दैट बीइंग सेड, आइए थोड़ा डिटेल में आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ज्यादा डिटेल अब बची नहीं है। आज आप कैंडल देखोगे तो बड़ी छोटी प्राइस एक्शन थी। आज अगर आप देखोगे ये एक डोजी का फॉर्मेशन है और एवरेज वॉल्यूम पे हुई है। 19400 से सपोर्ट लिया है, लेकिन 465 19465 जिसका कल लेवल की चर्चा की थी रेजिस्टेंस ही लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है ना। यहीं पे देखो ना, अगर मैं यहाँ पे ये ब्राउन लाइन आपको दिख रही है जो ऑलमोस्ट आज की टॉप के आसपास है, ये क्या है? ये 100 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है। तो इतना आसान थोड़ी है इसको निकालना। 19465, 195 टू 525 और 19550, तीन बड़े रेजिस्टेंसेस हैं अभी आपके यहाँ पे, लेकिन ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। और कौन से लेवल पे हम लोग, अगर खराब स्पीच भी आती है तो भी एंट्री के बारे में सोचेंगे, नीचे 19300 के आसपास, ये वो लेवल है जहां पे मैं कोशिश करूंगा खरीदने की। यहां से ब्रेकडाउन और डरने की कोशिश नहीं करूंगा। मतलब यहां पे आएगा तो डरना नहीं है, एकदम खौफ में मत आ जाना, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। यहां पे सोचना है क्या एंट्री कर सकते हैं, और इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड तो बनेगी, एटलीस्ट यहां से आपकी ज्यादा रिस्क नहीं होगी खराब स्पीच के बावजूद। इसकी भी चर्चा करेंगे। आइए ऑप्शन चेन में चलते हैं। यहाँ पे निफ्टी के अगर आप ऑप्शन चेन में आओगे तो डेटा किस टाइप का बना है? डेटा बिल्कुल बैलेंस्ड बन रहा है, बिल्कुल बैलेंस्ड डेटा है। डेटा कह रहा है कि यार जो होगा ना कल ही होगा। डेटा आज आपको बताने के शक्ति नहीं रखता है कि कल क्या होगा। रीजन क्या है? नीचे 19400 पे आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। तो सबसे पहली सपोर्ट तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में 19400 है। लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि कल डेटा एक न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग सेशन है तो आपके पास इसके नीचे के लेवल होने चाहिए, क्योंकि 400 के नीचे चला जाएगा ना तो समस्या भी आ सकती है। तो 19300 से 250 S2 और स्टार है, इसको मिस मत करना। ये खरीदारी का लेवल है, ये लेवल है जो पहली सपोर्ट जैसे काम करेगा। और आप उसके 50-40 पॉइंट ऊपर हो तो ऑलमोस्ट आपको 40 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बुलिश साइड। ऊपर रेजिस्टेंस 19500 पे काफी बड़ी रेजिस्टेंस है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग 60 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। तो काफी बड़ी रेजिस्टेंस 19500 से मैं कहूंगा 550, ये 50 पॉइंट पूरी लेके चलता हूं और यहां पे स्टार लगा दो, तो ये काफी बड़ी रेजिस्टेंस है। तो आप देख रहे हो ना ऑप्शन चेन तो एकदम दबा के रखा हुआ है इसने। तो हमें इस पे ध्यान रखना है, किसी भी साइड जैसे अगर 500 550 के साइड आएगा वहां से तेजी नहीं करनी है, और नीचे अगर 300 330 300 की तरफ आता है तो वहां से मंदी नहीं करनी है। क्या नहीं करना है ये ऑप्शन चेन बिल्कुल आपको क्लियरली बता रही है, उस पर हम लोग को ध्यान रखना है। पुट कॉल रेशियो, निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.9 है, तो काफी अच्छी है, हल्की है, बढ़िया है। आज थोड़ा रुका तो अच्छी बात है। इसीलिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी बुलिश साइड पे टिल्टेड है, क्योंकि सारे डेटा कह रहे हैं कि नीचे आने पे बाय ऑन डिप्स आप करने के पक्ष में बिल्कुल रह सकते हो। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट देखा जाए निफ्टी 500 में, जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप सारे इंक्लूडेड है, यार मजबूत है। मिड कैप स्मॉल कैप में मजबूती अभी भी चल रही है। आज 5 शेयर जो गिर रहे थे ना उसके सामने 9 शेयर बढ़ रहे थे, तो ये भी चीज है यार, ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, स्टॉक्स में खरीदारी आ रही है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। इसीलिए हम लोग की स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स पे टिल्टेड है। निफ्टी 50 29 शेयर ऊपर है और 21 शेयर नीचे है, ठीक है। और वॉलिटिलिटी इंडेक्स 11 पे ही है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी इसमें नहीं हुई है विक्स में। आइए बैंक निफ्टी आज चलते हैं। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी हो चुकी है। आज देखोगे छोटी सी रेड कैंडल है, आप इसको क्या बेयरिश पियर्सिंग कह सकते हो, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं 75% बॉडी कवर होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 50% कवर है, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग की बेयरिश पियर्सिंग मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, मान भी लोगे तो क्या ही कर लोगे यार, वॉल्यूम इतने छोटे हैं, छोटे वॉल्यूम वाले प्राइस एक्शन, छोटी प्राइस एक्शन विद अ स्मॉल वॉल्यूम, ज्यादा कोई उसकी वैल्यू होती नहीं है। सिंपल है यार, कल भी चर्चा की थी 43,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ग्रीन लाइन से मैं आपको दिखाई रहा हूँ। 43,850 से 44,000 एक रेजिस्टेंस है जहां पे रुक रहा है बाजार, ठीक है। निकलना होगा तो कल की खबर के बाद ही निकलेगा।
फेड के सपोर्ट के बिना नहीं निकलेगा। लेकिन अगर नीचे आता है तो नीचे आपको मल्टीपल सपोर्ट मिलते हैं। सबसे बढ़िया सपोर्ट 43,400 से 43,200 का है। आपको अगर 200 पॉइंट का, यस सर, 43,400 वो जोन है जिसके बाद बैंक निफ्टी ने मजबूती दी है, क्योंकि यहां पे अगर किसी ने बोला था ये एक हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप का पैटर्न है, तो उसकी ब्रेक डाउन वाली पॉइंट 43,400 थी, उसको रिक्लेम किया तो अब एज अ सपोर्ट काम करेगी। और 43,200 निकल के आती है आपकी ये ब्लैक लाइन से, जो 200 डे मूविंग एवरेज है। तो बहुत मजबूत सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा तो हम डेफिनेटली खरीदारी के बारे में सोचेंगे। तो आज अगर आप वीडियो से टेक अवे लेके जाना चाहते हो कि कल कुछ खराब भी होता है ना, गिरावट भी आती है, एक्सपायरी का दिन है तो एक दिन शॉक लगता ही है एक्सपायरी पे, तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। प्रिपेयर होके जाना, नीचे गिरेगा ना तो ऐसे घबराने मत लगना। वैसे होता नहीं है, एक दिन गिरता है तो बुल्स स्पेशली ऐसा ही करते हैं, तो फिर बिल्कुल घबरा ही जाते हैं। 18,800 आया था, हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे आपके साथ, कमेंट सेक्शन में भी आपने देखा होगा 17,000 की बातें शुरू हो गई थी तुरंत। तो वो सब नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है भाई। 19,300 के आसपास मेरा मानना है कि सपोर्ट आएगा ही आएगा। उसके बेसिस पे हम लोग बिना घबराए इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने का प्रयास करेंगे, पहले ही से अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं। सेम इज अ केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में तो नहीं आएंगे क्योंकि एक्सपायरी हो गई है, एक्सपायरी के बाद ज्यादा वैसे भी डेटा होते नहीं है, तो चर्चा ही नहीं करेंगे। आज 8 है, अगर अगले वीक का भी देखोगे तो डेटा ज्यादा नहीं है, मैं मतलब चर्चा नहीं करूंगा। पुट कॉल रेशियो की बात करोगे तो बैंक निफ्टी बिल्कुल हल्का है, 0.7 है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन है। कुछ अच्छा होगा तो बैंक निफ्टी रेडी है मूव करने के लिए। इसीलिए ओवरऑल किस साइड पे है, बाय ऑन डिप्स बुलिश साइड पे टिल्ट है हमारा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। कल प्रेशर था, आज प्रेशर रिलीज हो गया बैंक निफ्टी पे एक्सपायरी पे। विद दैट बीइंग सेड, बैंक निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन किस टाइप की चल रही है? बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे 6 शेयर ऊपर थे और 6 शेयर नीचे थे, बैलेंस था मामला। और सरकारी बैंकों को देखोगे तो यहां पे भी कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्लैट थे। मिड कैप स्मॉल कैप में एक बार आप नजर डाल लीजिए, शानदार तेजी हुई है। मिड कैप 1% और स्मॉल कैप लगभग 1.25%, सवा नहीं 0.5%, 0.7% की तेजी दिखा रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट मजबूत है। आइए सीधे स्ट्रेटजी पे आता है। स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। कल सबसे पहले आपको फेड की स्पीच देखनी है, किस टाइप की स्पीच है। स्पीच देखने के बाद आप सिर्फ हेडलाइन देख के संतुष्ट मत हो जाना, ये ट्रिगर्स डॉलर इंडेक्स और स्पेशली यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को ट्रैक करना, ये दोनों आपको बताएंगे किस टाइप की स्पीच है उनकी। ज्यादा हेडलाइन पे मत जाना, कई बार मैनिपुलेटेड होती है, हमें ऊपर देखना है। विद एनी केस अगर खराब बोलता भी है तो बाय ऑन डिप्स के पक्ष में हम लोग रहेंगे, कर सकते हैं। कौन से लेवल से? 19,300 से 250। अगर यहां पे आता है तो डेफिनेट बाय जोन है। ये वो बाय जोन बता रहा हूं, आए ना आए मुझे नहीं पता, ठीक है। जब पता था तो बताया था, 2 दिन पहले भी बताया था, कल भी बताया था कि नहीं करना है। अब एग्जैक्टली ये परफेक्ट लेवल है, यहां पे आएगा तो डेफिनेटली एक बार एंट्री करनी चाहिए, या बुल्स अपनी तरफ से एंट्री करेंगे। ये चीज हमें समझनी है। बाकी तो आपके ऊपर है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। बट मैं ये कहता हूं कि ये मेरा मानना है, मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये रेंज डिफेंड होगी, और इस चीज पे मैं अभी फिलहाल काफी कॉन्फिडेंट हूं, सॉरी टू से काफी कॉन्फिडेंटली। और देखो जैसे एक्सपायरी पे होता है, इस टाइप की एक्सपायरी पे मैं हमेशा प्रेफर करता हूं नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की ट्रेड पोजीशन लेना, स्पेशली जब आप मान लो नीचे से बाय ऑन डिप्स कर रहे हो, तो इतने दिनों से बाजार ऊपर है, नीचे गिरता है, तो अगर आप उसी वीक का लोगे, अब मान लो कल ही एक्सपायरी कल ही का ले लेते हो, तो डीके होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं अपनी ट्रेड को समय देना चाहता हूं, इसीलिए नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में लेके जाता हूं। ये मेरा स्टेप है। एनीवेज अब लेवल की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी के केस में सबसे पहली सपोर्ट 19,400 के आसपास है, ऑप्शन चेन में बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो अगर स्पीच कुछ खराब नहीं होती, बॉन्ड डील ज्यादा बढ़ के नहीं आती, तो 19,400 भी डिफेंड रहेगा। बट इन केस ये ब्रेक हो जाता है तो सबसे बेहतरीन स्टार भी लगा दिया है, 19,300 से 250 की रेंज है जहां पे एंट्री करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये 330 की तरफ है, क्योंकि एक बार इसने 330 पे भी अभी सपोर्ट लिया था। तो 10-20 पॉइंट का आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्लियर आती है 19,200, या आप इसको ऊपर लाना चाहते हो तो आराम से ला सकते हो। ये प्रॉपर मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, थोड़ी स्पेस बनाने के लिए। बट आप करना चाहो, एक्सपायरी भी है ना, तो थोड़ी डीप रखनी ही पड़ती है। बट आप ऊपर लाना चाहो तो अपनी पॉकेट के हिसाब से कर सकते हैं। ऊपर सबसे पहली रेजिस्टेंस 465 से 19,480 बहुत दिन से डिफेंड हो रही है। अब ब्रेक होना होगा तो कल का दिन है जब ब्रेक हो सकती है। बट ऊपर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 500 से 550 है, स्पेशली 550 की तरफ, जो कि चैनल की टॉप है।
इस पे हमें ध्यान रखना है। विद अ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो नीचे 43,400 43,500 पहली सपोर्ट है, लेकिन सबसे मजबूत सपोर्ट जहां पे स्टाइल लगा है 43,250 से 43,100, ये एंट्री के लेवल है बैंक निफ्टी के केस में, बेस्ट एंट्री के लेवल है अकॉर्डिंग टू मी। ऊपर रेजिस्टेंस, सबसे पहली रेजिस्टेंस 43,800 850 से 44,000 है, देखोगे कई दिनों से इसको डिफेंड कर रहा है, लेकिन अगर ब्रेक करना होगा तो कल ही। ऊपर 44,250 से 44,250 से 44,400 ऊपर के रेजिस्टेंस है यार। इतने सारे लेवल हो गए, बट इसीलिए लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई भी लेवल थोड़ा इधर उधर गलत हो गया हो, 3 का 4 हो गया हो, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, वरना कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये वाला हो जाता है यार, 3-4 करते हुए हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आएगा, कुछ क्लैरिटी मिली। अगर ऐसा तो उसको लाइक जरूर करिएगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम खुशी से नाचने लगेगा अगर आप लाइक कर दोगे। और कौन नहीं चाहता यार अच्छा डांस देखना, तो प्लीज कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने कैपिटल का ध्यान रखना, और मजे करो। टेक केयर, सी यू टुमारो।